ये पंचायत चीज क्या है? कानूनी तौर पर अनुच्छेद 243 में कुछ परिभाषाएं हैं शायद। हाँ, अनुच्छेद 243 कुछ बुनियादी शब्द समझाता है, जैसे पंचायत मतलब ग्रामीण इलाके के लिए स्वशासन की संस्था, ग्राम सभा। लेकिन सबसे खास है ग्राम सभा। ग्राम सभा? हाँ, ये किसी गांव के सारे रजिस्टर्ड वोटर्स का समूह है, सारे वोटर। इसे आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की पहली सीढ़ी कह सकती हैं। यहीं से सब शुरू होता है। अच्छा। फिर ग्राम है जिसे राज्यपाल तय करते हैं, और जाहिर है जिला। ये सब परिभाषाएं हैं। ये ग्राम सभा सुनने में तो लगता है कि सारी ताकत गांव वालों के हाथ में, सारे वोटर मिलकर फैसला करें। लेकिन फिर अनुच्छेद 243 का कहता है कि ग्राम सभा की शक्तियां और काम राज्य की विधानसभा तय करेगी, कानून बनाकर। तो ये ताकत असली है या बस कहने को? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। संविधान ने नींव तो रख दी ग्राम सभा की, लेकिन उसे कितनी ईंटें देनी है, कितनी मजबूत दीवान बनानी है, ये राज्यों पर छोड़ दिया है। मतलब ग्राम सभा कितनी असरदार होगी, ये काफी हद तक इस पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार उसे कितनी शक्तियां देती हैं, और हाँ, स्थानीय लोग कितने जागरूक हैं, कितने सक्रिय हैं, ये भी मायने रखता है। ये राज्यों को थोड़ी छूट देता है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से इसे ढालें। समझ गया। अच्छा, और पंचायतों का ढांचा कैसा है? वो 3 स्तरों वाली बात जो सुनते हैं। अनुच्छेद 443 ख। जी हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 443 ख कहता है कि हर राज्य में आमतौर पर 3 स्तर होंगे। जी। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, बीच के लेवल पर मध्यवर्ती पंचायत जैसे ब्लॉक पंचायत या तालुका पंचायत कह लीजिए, और फिर जिला स्तर पर जिला पंचायत। 3 लेवल। हाँ, त्रिस्तरीय ढांचा। इसका मकसद यही है कि शासन की पहुंच नीचे तक हो, फैसले स्थानीय जरूरतों के हिसाब से हों। हाँ, एक इसमें छूट है। अगर किसी राज्य की आबादी 20 लाख से कम है तो उन्हें वो बीच वाला मध्यवर्ती स्तर बनाना जरूरी नहीं है। अच्छा, 20 लाख से कम आबादी पर छूट है। ठीक है, तो ये 3 स्तर बन गए। अब इनमें लोग कैसे आते हैं? सदस्य कौन बनते हैं? अनुच्छेद 243 ग इस बारे में कुछ कहता है? बिल्कुल। 243 ग संरचना की बात करता है। मूल सिद्धांत ये है कि पंचायत के सदस्य हर स्तर पर सीधे चुनाव से चुने जाएंगे। इसके लिए पूरे पंचायत एरिया को छोटे छोटे हिस्सों मतलब प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, और कोशिश ये रहती है कि हर सीट पर आबादी का अनुपात जहां तक हो सके बराबर रहे। यानी डायरेक्ट इलेक्शन से चुने हुए सदस्य। जी। लेकिन क्या सिर्फ वही होते हैं या और भी कोई शामिल होता है? नहीं, इसमें और भी लोग होते हैं। ये एक तरह का मिश्रण है। सीधे चुने सदस्यों के अलावा गांव पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो मध्यवर्ती या जिला पंचायत के सदस्य हो सकते हैं, और मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के। ये राज्य का कानून तय करता है। अच्छा। और सुनिए, उस इलाके के जो सांसद हैं लोकसभा वाले और विधायक विधानसभा वाले, वो भी गांव स्तर से ऊपर की पंचायतों के सदस्य हो सकते हैं। एमपी और एमएलए भी? हाँ, और राज्यसभा या विधान परिषद के सदस्य भी, अगर वो उस पंचायत क्षेत्र में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, तो वो उस स्तर की पंचायत में शामिल हो सकते हैं। ये सब राज्य विधानमंडल तय करता है। और वोट देने का अधिकार? क्या ये मनोनीत या पदेन सदस्य भी वोट दे सकते हैं? हाँ, ये जरूरी बात है। चाहे सदस्य सीधे चुना गया हो या अध्यक्ष हो या एमपी एमएलए हो, अगर वो पंचायत का सदस्य है तो उसे बैठकों में वोट देने का अधिकार है। ये तो काफी मिला-जुला सा सिस्टम है। सीधे चुने लोग भी और वो लोग जो पहले से पदों पर हैं, इससे तालमेल बनता होगा या टकराव? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। कागज पर तो इसका मकसद है कि अलग अलग स्तर का अनुभव और नजरिया स्थानीय शासन में आए। सांसद विधायक शायद राज्य और केंद्र की नीतियों को स्थानीय जरूरतों से बेहतर जोड़ पाएं, लेकिन हाँ, व्यवहार में कभी कभी पावर बैलेंस बिगड़ने का डर रहता है या जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। ये एक बहस का मुद्दा है। बिल्कुल। अब आते हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, आरक्षण। अनुच्छेद 243 घ। ये तो सामाजिक न्याय के लिहाज से बहुत बड़ा कदम लगता है। क्या व्यवस्था है इसमें? हाँ, ये प्रावधान वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान कहता है कि हर पंचायत में अनुसूचित जातियों मतलब एससी और अनुसूचित जनजातियों मतलब एसटी के लिए सीटें आरक्षित होंगी, और ये आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में होगा। आबादी के अनुपात में? जी। और ये सीटें बारी बारी से मतलब रोटेशन से अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों को मिलेंगी, ताकि कोई एक सीट हमेशा के लिए आरक्षित न हो जाए। ठीक है।
और महिलाओं के लिए? हाँ, महिलाओं के लिए भी व्यापक आरक्षण है। कुल सीटों में से कम 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसमें वो सीटें भी शामिल हैं जो SC ST महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और ये महिला आरक्षण भी रोटेशन से लागू होगा। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए और अध्यक्ष के पदों पर भी? जी हाँ, सिर्फ सदस्य नहीं, अध्यक्षों के पदों पर भी SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। राज्य सरकार कानून बनाकर ये तय करेगी कि कैसे होगा। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 अध्यक्ष पद आरक्षित रखना जरूरी है, ये भी रोटेशन से। क्या अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC के लिए भी कोई व्यवस्था है? संविधान सीधे तौर पर OBC आरक्षण अनिवार्य नहीं करता, लेकिन ये राज्यों को अधिकार देता है। राज्य विधानमंडल चाहे तो कानून बनाकर पिछड़े वर्गों के लिए भी सीटों या अध्यक्ष पदों का आरक्षण कर सकता है। ये राज्यों पर छोड़ा गया है। तो संविधान ने तो दरवाजे खोले हैं समावेश के, लेकिन क्या ये प्रतिनिधित्व असल में ताकत में बदला है? वो सरपंच पति वाली बात भी तो सुनते हैं हम। बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। देखिए, इन आरक्षणों का एक बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि लाखों महिलाएं, दलित, आदिवासी पहली बार राजनीतिक प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल हुए। ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इसका असर कितना गहरा है? क्या ये सिर्फ नाम का प्रतिनिधित्व बनकर रह गया है, जैसा कई जगह सरपंच पति या प्रॉक्सी के रूप में देखता है, या इससे वाकई जमीनी स्तर पर शक्ति समीकरण बदले हैं? इस पर लगातार बहस चलती है, मूल्यांकन होता रहता है, चुनौतियां तो हैं। एक और बात ध्यान रखने वाली है, SC ST के लिए जो सीटों और अध्यक्ष पदों का आरक्षण है, वो अनुच्छेद 334 में बताई गई अवधि तक ही लागू रहता है, जिसे संसद समय समय पर बढ़ाती है। अच्छा। हाँ, और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होता। वहाँ की जनसांख्यिकी अलग है। ठीक है, तो ये पंचायतें बंदी, सदस्य आ गए, आरक्षण हो गया। अब इनका कार्यकाल कितना होता है और क्या कोई सदस्य अयोग्य भी हो सकता है? अनुच्छेद 243 ग और 243 च शायद यही बताते हैं। जी, अनुच्छेद 243 जीन कहता है कि पंचायत का कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होगा, उसकी पहली बैठक की तारीख से। अगर किसी वजह से पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना लाजमी है। 6 महीने में चुनाव? हाँ, लेकिन अगर भंग हुई पंचायत का कार्यकाल 6 महीने से कम ही बचा था, तो फिर उस छोटी सी अवधि के लिए चुनाव कराना जरूरी नहीं। और जो नई पंचायत बनेगी भंग होने के बाद, वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं। ठीक है। और अयोग्यता के बारे में कौन चुनाव नहीं लड़ सकता? अनुच्छेद 243 6 ये कहता है कि कोई व्यक्ति अयोग्य होगा अगर वो उस राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बने किसी कानून के तहत अयोग्य है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है, जबकि विधानसभा के लिए 25 साल चाहिए होते हैं। अरे 21 साल? मतलब कॉलेज से निकलते ही कोई पंचायत सदस्य बन सकता है? बिल्कुल, ये एक तरह से युवाओं को जमीनी राजनीति से जोड़ने की कोशिश है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी कानून बनाकर कुछ और अयोग्यताएं तय कर सकती हैं, और अगर किसी की योग्यता पर सवाल उठता है तो उसका फैसला कौन करेगा, ये भी राज्य का कानून ही तय करता है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये पंचायतें आखिर करेंगी क्या? संविधान इनको क्या शक्तियां, क्या जिम्मेदारियां देता है? अनुच्छेद 243 6 क्या ये वाकई स्वशासन की इकाइयां हैं? हाँ, 243 6 शक्तियों और जिम्मेदारियों की बात करता है। संविधान कहता है कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार देगा जो उन्हें स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने लायक बनाने के लिए जरूरी हों। इसमें 2 मुख्य काम बताए गए हैं। पहला, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना, प्लानिंग करना। योजनाएं बनाना जी। और दूसरा, राज्य सरकार जो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं उन्हें सौंपे, उनको लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। इसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में दिए गए विषय भी शामिल हैं। 11वीं अनुसूची, उसमें क्या क्या है? कुछ उदाहरण? अरे उसमें तो बहुत कुछ है, करीब 29 विषय हैं, जैसे कृषि, भूमि सुधार, छोटी सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, अच्छा, वन उत्पाद,
छोटे उद्योग, खादी, ग्रामीण घर, पीने का पानी, सड़कें, पुलियां, गांव में बिजली, गरीबी हटाने के कार्यक्रम, शिक्षा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, तकनीकी ट्रेनिंग, स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य, सफाई, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण जिसमें विकलांग और मानसिक रूप से बीमार लोगों का कल्याण भी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लिस्ट काफी लंबी है। बाप रे, ये तो गांव की जिंदगी का लगभग हर पहलू इसमें आ गया। इसका मतलब तो पंचायतों के पास बहुत सारे अधिकार और काम होने चाहिए। बिल्कुल। संविधान ने तो संभावना दे दी है, एक ढांचा बना दिया है, लेकिन यहाँ फिर वही पेंच है कि ये शक्तियां असल में कितनी पंचायतों तक पहुंचती हैं। ये राज्यों पर निर्भर करता है। वो जो 3Fs की बात होती है, फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज, इनका वास्तविक हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर कई राज्यों में आज भी पूरी तरह से नहीं हुआ है। अच्छा। मतलब कागज पर अधिकार है, पर जमीन पर। हाँ, कागज और जमीन के बीच अक्सर एक दूरी दिखती है। संवैधानिक प्रावधान एक बात है और जमीनी हकीकत दूसरी। जाहिर है, काम करने के लिए पैसा तो चाहिए ही, तो पंचायतों के पास पैसा कहाँ से आता है? क्या वो खुद टैक्स वगैरह लगा सकती हैं? अनुच्छेद 243 ज। हाँ, 243 ज या 243 एच वित्तीय संसाधनों की बात करता है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को अधिकार दे सकता है कि वो कुछ टैक्स, ड्यूटी, टोल या फीस लगा सकें, वसूल सकें और इस्तेमाल कर सकें। साथ ही राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है, उसका कुछ हिस्सा भी पंचायतों को दिया जा सकता है। और सरकार से मदद? बिल्कुल। राज्य की संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड से पंचायतों को सहायता अनुदान यानी ग्रांट्स इन एड भी मिल सकता है। राज्य सरकारें पंचायतों के लिए अलग फंड बनाने और उसमें से पैसा निकालने के नियम भी तय कर सकती हैं। और इन पैसों के लेन देन, बंटवारे, इन सब पर नजर रखने के लिए कोई सिस्टम है? जैसे केंद्र और राज्यों के बीच वित्त आयोग होता है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था है। अनुच्छेद 243 झ या 243 आई के तहत हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन या SFC बनाने का प्रावधान है। राज्यपाल इसका गठन करते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है पंचायतों की माली हालत का जायजा लेना और फिर राज्यपाल को सिफारिशें देना, जैसे राज्य सरकार के टैक्स का कितना हिस्सा पंचायतों को मिले और वो पंचायतों के बीच कैसे बटे, कौन से टैक्स पंचायतें खुद लगा सकती हैं, सहायता अनुदान देने के क्या सिद्धांत हों और पंचायतों की वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे। ये तो बहुत ही जरूरी संस्था लगती है। क्या राज्य सरकारों के लिए SFC की सिफारिशें मानना जरूरी होता है? देखिए, बाध्यकारी या मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन ये एक संवैधानिक संस्था है, तो इसकी सिफारिशों का अपना वजन होता है। राज्यपाल इन सिफारिशों को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाते हैं। वित्तीय स्वायत्तता के बिना स्थानीय स्वशासन अधूरा है और SFC इसी दिशा में एक अहम कड़ी है। पर फिर वही बात, सिफारिशें कितनी मानी जाती हैं, ये राज्यों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। और हाँ, पारदर्शिता के लिए अनुच्छेद 243J या 243J कहता है कि राज्य सरकार पंचायतों के खातों मतलब अकाउंट्स के रखरखाव और उनके ऑडिट का भी इंतजाम करेगी। ठीक है, हमने चुनाव की बात की थी शुरू में। ये चुनाव सही ढंग से हों, निष्पक्ष हों, यह कौन पक्का करता है? अनुच्छेद 243K या 243K? इसके लिए भी एक अलग और स्वतंत्र संस्था का प्रावधान है, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन या SEC। इसके प्रमुख होते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इनकी जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट तैयार कराने से लेकर पंचायतों के सभी चुनावों का संचालन, निर्देशन और नियंत्रण करना। सब कुछ। आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भी बहुत सख्त रखी गई है, बिल्कुल वैसी ही जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाने की होती है, ताकि वो बिना किसी डर या दबाव के काम कर सकें। बिल्कुल। एक आजाद चुनाव आयोग ही निष्पक्ष स्थानीय चुनाव सुनिश्चित कर सकता है। ये स्थानीय लोकतंत्र की रीढ़ है। क्या ये जो पूरा पंचायत का सिस्टम हमने समझा, ये पूरे भारत में बिल्कुल एक जैसा लागू होता है, जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का क्या, या कुछ खास इलाके भी हैं? अनुच्छेद 243 ठ, 243 M। हाँ, अनुच्छेद 243 छ या 243 L कहता है कि ये भाग केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होता है। हालांकि राष्ट्रपति चाहें तो कुछ बदलावों या अपवादों के साथ लागू करने का निर्देश दे सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 243 M कुछ क्षेत्रों को इससे छूट देता है। ये महत्वपूर्ण है। कौन से क्षेत्र? इनमें शामिल है अनुच्छेद 244 में बताए गए अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरियाज और जनजाति क्षेत्र या ट्राइबल एरियाज। साथ ही ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों पर भी सीधे लागू नहीं होता। अच्छा। मणिपुर के वो पहाड़ी इलाके जहां पहले से जिला परिषदें हैं,
उन पर भी लागू नहीं होता। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में जिला पंचायत के लेवल पर, जहां दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद है, वहां भी ये लागू नहीं होता। तो फिर इन क्षेत्रों में स्थानीय शासन कैसे चलता है? इन क्षेत्रों में अक्सर उनकी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाएं या स्वायत्त परिषदें होती हैं। संविधान उनकी इस विशेष स्थिति का सम्मान करता है। हालांकि संसद कानून बनाकर कुछ बदलावों और अपवादों के साथ इन पंचायत वाले प्रावधानों को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों में लागू कर सकती है। वो जो पैसा एक्ट 1996 है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, वो इसी की एक मिसाल है। वो पंचायतों के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों की जरूरत के हिसाब से ढालकर लागू करता है। और जिन राज्यों पर लागू नहीं होता, जैसे नागालैंड, वो राज्य अगर चाहें तो अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके इस भाग को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। समझ गया। और एक आखिरी सवाल, अनुच्छेद 243 अण या 243 ओ के बारे में, क्या पंचायतों के चुनाव से जुड़े मामलों को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है? ये अनुच्छेद अदालतों के हस्तक्षेप पर कुछ रोक लगाता है। ये कहता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन, मतलब डिलिमिटेशन, या सीटों के आवंटन से जुड़े किसी कानून की वैधता पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। और पंचायत चुनाव को चुनौती देनी हो तो वो सिर्फ एक चुनाव याचिका के जरिए ही हो सकती है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गए तरीके और अथॉरिटी के सामने ही दायर की जा सकती है। इसका मकसद शायद ये है कि चुनावी प्रक्रिया लंबी कानूनी लड़ाइयों में ना फंसे। हाँ, मोटे तौर पर यही मकसद है कि चुनावी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने देखा कि संविधान का भाग 9 पंचायतों के लिए एक पूरा ढांचा देता है। उनकी 3 स्तरीय बनावट, सीधे चुनाव, SC ST और खासकर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण आरक्षण, 5 साल का निश्चित कार्यकाल, फिर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की बड़ी जिम्मेदारियां, 11वीं अनुसूची के वो 29 विषय, अपने संसाधन जुटाने के कुछ अधिकार, राज्य वित्त आयोग से मदद की उम्मीद और स्वतंत्र चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। इरादा तो साफ लगता है, सत्ता को नीचे तक लाना, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना। बिल्कुल, इरादा तो यही है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये संविधान का दिया हुआ ढांचा है, एक खाका है, एक संभावना है। इसका जमीन पर कितना असर होगा, ये बहुत हद तक निर्भर करता है राज्य सरकारों की नीयत पर, उनके प्रशासनिक सहयोग पर, और सबसे ज्यादा स्थानीय लोगों की अपनी जागरूकता और भागीदारी पर। वो जो 3 FS की बात हमने की, शक्तियां, फंड्स और कर्मचारी, उनका सही मायने में नीचे तक पहुंचना, ये आज भी कई जगहों पर एक बड़ी चुनौती है। इन पंचायतों को सचमुच में ताकतवर और असरदार बनाने का सफर अभी चल रहा है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ सकते हैं कि संविधान ने तो पंचायतों को इतनी शक्तियां और जिम्मेदारियां दी हैं, तो फिर किसी पंचायत के असल में कामयाब होने या ना होने के पीछे सबसे बड़े कारण क्या होते होंगे? क्या वो उस पंचायत के नेता पर निर्भर करता है, या लोगों की अपनी भागीदारी ज्यादा मायने रखती है, या फिर राज्य सरकार का रवैया और समय पर मिलने वाला पैसा? इस पर सोचिएगा जरूर कि संवैधानिक प्रावधान और जमीनी हकीकत के बीच ये जो अंतर दिखता है, इसकी वजह क्या हो सकती है।